अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज इंशाल्लाह हम शरिया स्टैंडर्ड नंबर 39 करेंगे, जो कि मॉर्गेज और इसकी कंटेम्परेरी एप्लीकेशंस पर है। इसकी जदीद जो एप्लीकेशंस हैं उसके ऊपर है, जदीद तदबीकात क्या है। मॉर्गेज जब ये कह रहे हैं तो इससे मुराद रहन है। हर वो चीज़ है जो कि किसी भी डेट को सिक्योर करने के लिए कोई एसेट किसी के तहवील में दिया जाता हो। इंशाल्लाह इसकी तारीफ देखेंगे, लेकिन ये काफ़ी हद तक ये स्टैंडर्ड शबाहत रखता है स्टैंडर्ड नंबर 5 से, जो कि हमने किया था गारंटी के नाम से। तो हमने ये कहा था कि गारंटी वहाँ पर वो समझ लें कि सिक्योरिटीज हैं जो किसी भी डेट को सिक्योर करने के लिए आप लेते हैं, लेकिन वो ब्रॉडर टर्म में था। उसमें से एक पार्ट है रहन देना, कोई एसेट किसी को देना, ये उस गारंटी का एक पार्ट था। वो थोड़ा सा ब्रॉडर वे में था, जनरल टर्म्स थी उसके अंदर। और ये जो है ये उसी का एक खास हिस्सा है कि जिसमें कोई एसेट दिया जाए किसी डेट को सिक्योर करने। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड, दिस स्टैंडर्ड कवर्स मॉर्गेजेस requested by the institution with the aim of documenting the debts and commitment owed to it by other individuals and institutions। मतलब ये कि ये स्टैंडर्ड कवर करता है मॉर्गेजेस को, रहन को, जिसमें जो इंस्टीट्यूशन यानी बैंक रिक्वेस्ट करता है अपने कस्टमर्स से, ताकि अपने डेट को और अपनी कमिटमेंट्स को जो कि उनके जिम्मे हैं, उन इंडिविजुअल्स के जिम्मे, उन कस्टमर्स के जिम्मे है, उसको वो सिक्योर करें। उनके ऊपर कोई डेट है या उनके ऊपर कोई ऐसी कमिटमेंट है जो उन्होंने करनी है, तो उस काम को या उस डेट को सिक्योर करने के लिए आप कोई मॉर्गेज रखते हैं और कोई इस तरह से कोई रहन रखते हैं। वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई और इदारा भी हो सकता है, कोई दूसरा इदारा, कोई शख्स कानूनी, कोई लीगल एंटिटी, कोई और बैंक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इट इज ऑल्सो इट इट ऑल्सो कवर्स, अगेन देखें यहाँ पे अंग्रेजी कितनी गलत लिखी हुई है। इट इज ऑल्सो कवर्ड होना चाहिए, या इट ऑल्सो कवर्स द mortgages presented by the institution to other parties in order to document the debt and commitment it owes to them। यानी ये दूसरी सूरत भी हो सकती है जिसमें बैंक दूसरी तरफ मौजूद है। बैंक उस तरफ मौजूद है जहां पर वो कोई सिक्योरिटी प्रेजेंट कर रहा है, वो कोई एसेट रहन दे रहा है अपने उस डेट को सिक्योर करने के लिए जो उसके जिम्मे वाजिब उल अदा है। अच्छा, एक चीज आप याद रखिएगा, बल्कि दो छोटी छोटी इस्तिलाहात हैं अरबी की। मॉर्गेज को अरबी में कहते हैं रहन। हमारे यहाँ उर्दू में भी गालिबन रहन इस्तेमाल होता है कहीं कहीं। और जो शख्स रहन रखवाता है यानी मॉर्गेजर होता है, उसको अरबी में कहते हैं राहिन। अगेन इसमें फाइल है। इसमें फाइल आपके लिए ये लफ्ज बनाना बड़ा आसान है कि कोई वर्ब आपको दिया हो उसका इसमें फाइल बनाए। तो फाइल राहिन उसके वजन पे होगा फाइल के। तो राहिन जो है वो मॉर्गेजर है, और जो मॉर्गेजी है, मॉर्गेजी जिसको रहन दिया जा रहा है, जिसको सिक्योरिटी दी जा रही है, उसको कहते हैं मुर्तहिन। तो ये इस्तिलाहात जहन में बिठा लीजिएगा। मुर्तहिन, मीम रे ते है नून, मुर्तहिन। तो ये स्टैंडर्ड चाहे बैंक राहिन हो चाहे मुर्तहिन, वैसे मेजोरिटी केसेस में तो बैंक मुर्तहिन होता है, मॉर्गेजी होता है जिसके पास कोई एसेट डेट को सिक्योर करने के लिए रखवाया जाता है। लेकिन ये स्टैंडर्ड दोनों को कवर करता है ऑब्वियसली। कहीं पर अगर बैंक भी अगर मॉर्गेज दे रहा है, कहीं पर रहन दे रहा है, तो उसको भी कवर करेगा। फर्दर मोर द स्टैंडर्ड कवर्स द मॉर्गेजेस which the institution in its capacity as a notary or agent keeps for the benefit of other party। देखिए इंशाल्लाह ये स्टैंडर्ड आप पढ़ेंगे तो इसमें आप ये देखेंगे कि समटाइम्स ये जो रखा जा रहा है कोई एसेट, कोई इस तरह का उसके तौर पे रहन के तौर पे, तो बास बसा औकात मुर्तहिन खुद नहीं रखता, किसी को अपना एजेंट बनाता है। या वो
शख्स सालिस होता है, नोटरी होता है। वो एक ऐसा फरीक होता है जिस पर एतमाद करते हुए दोनों अपना एसेट तहवील में देते हैं। ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि अगर एक डेटर है, एक क्रेडिटर है, और जो डेटर है उसको अपना डेट को सिक्योर करने के लिए कोई एसेट देना है, तो वो एसेट क्रेडिटर को देने के बजाय एक थर्ड पार्टी को देता है। उस पर राहिन भी मुत्तफिक होता है, मुर्तहिन भी, डेटर क्रेडिटर दोनों मुत्तफिक होते हैं। वो जो थर्ड पार्टी उसको नोटरी कहता है, जो कि क्रेडिटर के बिहाफ पर, मॉर्गेजी के बिहाफ पर उस एसेट को अपने पास रखता है। तो बैंक अगर एज अ नोटरी या एज एन एजेंट भी अमल कर रहा हो तो ये स्टैंडर्ड उसको भी कवर करता है। फिर बात करता है ये डेफिनेशन की, डेफिनेशन क्या कर रहा है मॉर्गेज की, रहन की डेफिनेशन क्या कर रहा है। टू मॉर्गेज मीन्स टू मेक अ फाइनेंशियल एसेट or so tied to a debt so that the asset or its value is used for repayment of the debt in case of default। बहुत सिंपल सा है, अगर आपके जहन में रहन है, मौजूद है, तो फिर ये आप इजीली समझ जाएंगे कि किसी भी फाइनेंशियल एसेट यानी माली असासा, किसी भी माली असासे असासे को तहवील में देना, या जो कि किसी डेट के साथ टाइड अप हो, ताकि ये एसेट, ये जो एसेट जो कि रहन में दिया जा रहा है, या उसकी वैल्यू को यूज किया जाए जब वो पार्टी डिफॉल्ट करे। किस चीज के लिए यूज किया जाए? ताकि उसके जरिए से अपने डेट को रीपेमेंट की जाए, उस एसेट के जरिए से, या उसके उसकी कीमत के जरिए से, उसको मार्केट में बेचकर उसकी कीमत वसूल करके अपने डेट को ले लिया जाए, डेट को अगर वो जहां पर डिफॉल्ट करे। ये एक तरह की सिक्योरिटी होती है। ठीक है। फिर ये आगे बयान करते हैं शरिया रूलिंग ऑन मॉर्गेज, रहन के शरई अहकामात वो बयान करता है। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि मॉर्गेज इज परमिसिबल इन कुरान, सुन्ना एंड इजमा। आपने चार सोर्सेज ऑफ शरिया पढ़े होंगे यकीनन। तो तीन सोर्सेज ऑफ शरिया में ये इसकी इजाजत हमें मिलती है मॉर्गेज की, यानी रहन। कुरान से भी, सुन्नत से भी, और इजमा से भी। कुरान से, कुरान की आयत है, सूरह बकरा की आयत नंबर 283 है, जिसमें इरशाद बारी ताला है, व इन कुंतुम अला सफरिन वलम तजिदू कातिबन फरिहान मकबूदा, कि जब तुम सफर में हो और तुम्हें कोई लिखने वाला ना मिले, तो इस तरह का रहन रख लो जो जिस पर कब्जा भी हो, जिस पर तुम्हारा कब्जा हो, जो तुम्हारे कब्जे में। यहाँ पर उसको लिख पाने से मुराद ये है कि जब भी आप कोई डेट का मामला करते हैं और उसके अगेंस्ट आप रहन देते हैं, तो शरई तौर पर हुक्म ये है कुरान में कि आप उसको लिख लिया करें। ठीक है। अब इसके वाजिब होने ना होने पर एक कलाम है, लेकिन बहरहाल हुक्म तो यही है कि आप लिख लिया करें। लेकिन अगर आप सफर में हो और कोई लिखने वाला ना मिले, यकीनन आप खुद भी नहीं लिख सकते होंगे और आपको कोई लिखने वाला भी नहीं मिल रहा, या आपकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से आप लिख नहीं पा रहे, तो कह रहे हैं कि आप फिर ऐसा रहन दे दें जिस पर आपका कब्जा हो, जो कि आपके कब्जे में हो। तो इस कुरान की आयत से इस्तेदलाल करते हुए तमाम फुकहा रहन के जवाज के कायल हैं। यानी कि कोई भी एसेट आप तहवील में दे दें जिससे आपका डेट सिक्योर हो जाए, या आप अपना डेट सिक्योर करना चाहें और उसके लिए कोई एसेट मांगे, तो ये रहन के कबील से है। और इस कुरान की इस आयत की रूह से डेट लेना, रहन लेना आपके लिए जायज हो जाता है। इसके अलावा सुन्ना की बात करें तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी साबित है, जैसा कि हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा एक यहूदी के पास अपनी जर्रा, या जो जिसको कहते हैं कि जो, हाँ जर्रा ही कहते हैं, वो रहन रखवाया। और अपने घर वालों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खरीदा, उसके पास उस जर्रे को बतौर रहन रखवा कर अपने घर वालों के लिए जो खरीदा उधार पर। तो ये हदीस भी मौजूद है। इसके अलावा इन्होंने इजमा की बात की, तो इस पर इजमा है, बिल्कुल है, इसमें कंसेंसस ऑफ फुकहा है। तमाम मसालिक के उलमा इसके जवाज के कायल हैं, किसी ने भी मॉर्गेज को नाजायज करार नहीं दिया। तमाम मसालिक में, तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स में, और तमाम उलमा के नज़दीक ये साबित है रहन। फिर आगे ये बात कर रहे हैं 3/1/1 में, द मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट इज बाइंडिंग फॉर द मॉर्गेजर वंस इट इज कंक्लूडेड। बात ऑब्वियस है, जाहिर जाहिर है, जो मॉर्गेजर है
जो राहिन है उसके ऊपर ही बाइंडिंग होगा। जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करें, जैसे ही अक्ट को आप कंक्लूड करें, वैसे ही उसके ऊपर लाजिम हो जाता है, मॉर्गेजर के ऊपर ये मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट उसके ऊपर अक्द लाजिम बन जाता है। यानी उसके लिए उसको रिवोक नहीं कर सकता। मतलब ये अक्द लाजिम कुछ होता है ना, ये हमेशा याद रखिएगा, जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो जाए, अक्द लाजिम बन जाए, तो उसका फिर हुक्म यही है कि वो उसको रिवोक नहीं कर सकता, यूनिलैटरली रिवोक नहीं कर सकता। अक्द लाजिम का ये मतलब होता है। अक्द जायज अगर कहते हैं तो उसमें रिवोक कर सकता है विदाउट द अदर पार्टीज कंसेंट। लेकिन अगर अक्द लाजिम है तो वो बाइंडिंग होगा, वो उसके उसके मर्जी के बगैर, दूसरे फरीक की मर्जी के बगैर उसको रिवोक नहीं कर सकता। एंड द मॉर्गेजर डज नॉट हैव द राइट टू रिवोक इट, वही बात कर रहे हैं, फ्रॉम हिज ओन साइड वेयर एज द मॉर्गेजी हैज द राइट टू डू सो। मॉर्गेजर पर ये अक्द लाजिम बन जाता है जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करे, और लेकिन मॉर्गेजी पर लाजिम नहीं होता। वो चाहे तो इसको रिवोक कर सकता है यूनिलेटरली, मॉर्गेजर से पूछे बगैर। ये पॉइंट बड़ा अहम है, आप लोग इसको जरा नोट भी कर लें नहीं, कि ये तो समझ आने वाली बात है वैसे। जी हाँ। क्योंकि अगर मॉर्गेजर मतलब एक शख्स ने मॉर्गेज आपको दे दिया, मतलब आपने उसने आपको सिक्योरिटी दे दी, तो अब आप पे लाजिम है कि आप जो उसके साथ अक्द का मामला कर रहे हैं या कोई सेल का मामला कर रहे हैं, तो आप पे लाजिम हो गया कि अब आप उसको कंक्लूड करें। और उसके हम्म, पास राइट है कि वो मॉर्गेज करने के बाद अगर चाहे तो मुझे, मतलब वो एग्रीमेंट ना करना चाहे, मॉर्गेज तो कर दिया, लेकिन वो चाहे कि नहीं यार मैं कोई ऐसा नहीं काम करना चाहता, तो वी कैन रिवोक कीजिए कि मेरा मॉर्गेज वापस कर दें, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल सेल या कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। तो ये मेरे ख्याल में वही कहना चाहता हम्म, बिल्कुल सही है। देखिए मॉर्गेजी जो है वो बेसिकली उसका राइट सिक्योर करने के लिए तो मॉर्गेज लिया जा रहा है। तो मॉर्गेजी खुद अपने उस राइट से या अपने उस जिसको कहते हैं ना कि उसने एक रिस्क मिटिगेशन की है, उससे वो खुद ही दस्तबरदार होना चाहता है। तो उसके लिए तो दुरुस्त है ना, वो चाहे तो उससे पूछने की क्या जरूरत है, राहिन से पूछने की, मॉर्गेजर से पूछने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मॉर्गेजर कर रहा है तो मॉर्गेजर तो उस डेट को सिक्योर करने के लिए जा रहा है जो कि बेसिकली मॉर्गेजी का है, उसको डेट को सिक्योर करने जा रहा है। तो उसके पास ये राइट नहीं है कि वो खुद से रिवोक करे। उसने मॉर्गेजर ने रखा ही इस शर्त को इसीलिए रखा है ताकि वो अपने डेट को सिक्योर करे जो आपके जिम्मे है। लिहाजा मॉर्गेजर उसको पूछना पड़ेगा जब भी वो रिवोक करना चाहे। लेकिन मॉर्गेजी अगर रिवोक करता है तो उसको पूछने की कोई जरूरत नहीं है। बात बहुत लॉजिकल है। पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज एसेट टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम रिक्वायरमेंट्स फॉर पोजीशन ऑफ अ सोल्ड प्रॉपर्टी। क्या मतलब हुआ? वो कह रहा है कि मॉर्गेज एसेट का कब्जा उसी तरह से होता है जिस तरह से किसी भी बेची गई चीज का कब्जा होता है। कहना ये चाह रहे हैं कि जब चीज बेची जाती है तो कब्जा या तो कंस्ट्रक्टिव या तो फिजिकल होता है या कंस्ट्रक्टिव होता है। तो वो कह रहा है कि जो एसेट आप मॉर्गेज पे देंगे तो उसका भी कब्जा या तो हकीकी होगा या हुक्मी होगा या फिजिकल होगा या कंस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है, ये उसी की बात कर रहा है। आगे वो कह रहा है कि इट कुड बी एक्चुअल पोजीशन बाय पुटिंग अ हैंड ऑन द प्रॉपर्टी विच इज नॉन एज सेजर मॉर्गेज। या तो ये कि आप उसको फिजिकली पोजेस करें, अपना हाथ रख के हकीकी कब्जा लें, यानी कि फिजिकल पोजीशन लें। इसको कहते हैं सेजर मॉर्गेज। या और पोजीशन कुड बी लीगल थ्रू रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन विच इज नॉन एज सिक्योरिटी और फॉर्मल मॉर्गेज। या ये कि पोजीशन आप हासिल करें रजिस्ट्रेशन के जरिए से, आपके हाथ में नहीं है, आपके फिजिकली आपके पास नहीं है। इस तरह के बहुत सारे आपके पास होते हैं सिक्योरिटीज जिनमें आप फिजिकली नहीं ले रहे होते हैं। वो राहिन के पास ही होता है फिजिकली। जैसे हाइपोथिकेशन है, उसके पास फिजिकली उसके पास होता है लेकिन आपके नाम पर वो रजिस्टर हो जाता है। ठीक है, उसकी हाइपोथिकेशन, उसकी चार्ज आपके अगेंस्ट रजिस्टर हो जाती है। या डॉक्यूमेंटेशन आप ऐसी रख लेते हैं जैसे कि मॉर्गेज में रखते हैं आप। प्रॉपर्टी अगर मॉर्गेज करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये भी दुरुस्त है, कोई जरूरी नहीं कि आपके पास फिजिकल हो। फिजिकल होगा तो उसको सेजर मॉर्गेज कहेंगे, और अगर आपके पास थ्रू कंस्ट्रक्टिव पोजीशन आए तो उसको फॉर्मल
मॉर्गेज उसको सिक्योरिटी कहते हैं या फॉर्मल मॉर्गेज कहते हैं। फिर कहते हैं बोथ टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस आर सब्जेक्ट टू द सेम रूल, दोनों के सेम रूलिंग है, कोई फर्क नहीं है, यानी आगे जो अहकामात वो बयान करेगा रहन के, वो दोनों पर अप्लाई सिमिलर तरीके से। फिर ये कहते हैं द मॉर्गेजी हैज द राइट टू अपॉइंट एन एजेंट टू पोजेस द मॉर्गेज ऑन हिज बिहाफ। ये बहुत सिंपल सी बात है कि मॉर्गेजी चाहे तो किसी एजेंट को मुकर्रर कर सकता है, किसी वकील को मुकर्रर कर सकता है कि जो उसके बिहाफ पे कब्जा ले उस रहन का। द एजेंट thus appointed should have the same right of disposition which the principal has। अगर वो एजेंट मुकर्रर करता है तो उस एजेंट के, उस वकील के वही हुकूक हैं डिस्पोजिशन के हवाले से, यानी कि उस माल को बेचने के हवाले से, जो कि प्रिंसिपल के हैं। रहन उसके पास आ गया, देखें रहन आप लेंगे ना इसलिए लेंगे ताकि आप अपने कब्जे में लें, और वो अगर डिफॉल्ट करता है तो आप उसको आगे बेच दें। तो इसी तरह से ये वकील इस मामले में मॉर्गेजी का यानी मुर्तहिन का कायम मकाम होगा। जो राइट्स मुर्तहिन को हासिल हैं वही एजेंट को भी हासिल है, जो मॉर्गेजी को हासिल है वही एजेंट को हासिल है। The mortgage can also be put in the hands of the mortgagee or in the hands of a third party known as the notary। देखिए पीछे वकील की बात तो अलग हो गई, यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि मॉर्गेज या तो मॉर्गेजी को भी दिया जा सकता है या फिर किसी थर्ड पार्टी को भी दिया जा सकता है, जिसको कहते हैं नोटरी। ठीक है, कोई नोटरी भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखें, एक चीज पर गौर कीजिएगा, पीछे बात कर रहे हैं वकील की, यहाँ बात कर रहे हैं नोटरी की। दोनों में क्या फर्क है, कुछ जहन में आ रही है बात, क्या फर्क हो सकता है दोनों में? नोटरी जो है मेरे ख्याल में पर वैसे तो नोटरी तो कोई न्यूट्रल पर्सन हो सकता है जिसका अर्थ से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ जो है डेट को सिक्योर करने का काम कर रहा है, क्योंकि जो उसका वकील है वो तो मतलब उसके ब्याह पे सारे काम कर सकता है, या जिसको एजेंसी कह सकते हैं। सही। देखिए जो वकील है उसको मॉर्गेजी अपॉइंट करता है, मॉर्गेजी अपना वकील बना रहा है किसी को, उस वकील बनाने के लिए उसको पूछने की जरूरत नहीं है मॉर्गेजर से, राहिन से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं अपना वकील बना रहा हूँ। ठीक है, वो उसकी तरफ से एक अमल है और उसके लिए वो किसी को भी वकील बना ले। लेकिन नोटरी जो होता है ना, वो एक शख्स सालिस होता है जो कि मॉर्गेजी और मॉर्गेजर दोनों की कंसेंट से बनता है। ठीक है, तो द मॉर्गेज कैन ऑल्सो बी पुट इन द हैंड्स ऑफ द मॉर्गेजी और इन द हैंड्स ऑफ अ थर्ड पार्टी नॉन एज द नोटरी टू बी एग्रीड अपॉन बिटवीन द टू पार्टीज। तो ये जो नोटरी होता है ये दोनों पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट से बनता है, जिस पर दोनों का इत्तेफाक हो कि भाई हम इसकी तहवील में देंगे, और जिसमें यकीनन मॉर्गेजी मॉर्गेजर को मॉर्गेजी पर ट्रस्ट नहीं होता कि भाई उसके हाथ में दे दूं, कहीं ऐसा ना कि वो खुद ही मेरे डेट के ड्यू डेट से पहले ही बेच दे। तो वो उमूमन उस सूरतों में आप एक नोटरी बनाते हैं जिस पर दोनों एग्री करते हैं कि ठीक है फिर आप इसके तहवील में दे दें, इस पर मुझे भी एतमाद है आपको भी एतमाद है, तो ये अपने पास रखेगा, और जब अगर आप डेट पे नहीं कर पाएंगे तो ये इसको मार्केट में बेच देगा। तो ये कहलाता है नोटरी। नोटरी और प्रिंसिपल एजेंट में ये फर्क है कि एजेंट को मॉर्गेजर अपॉइंट करता है, नोटरी दोनों की कंसेंट से अपॉइंट करता है। When the mortgage is kept by a notary, neither of the parties has the right to transfer it to any other location। कि जब आपने नोटरी मुकर्रर कर दिया, जो कि आप तहवील में रखेगा, अपने अपने पास रखेगा, तो उसको मुकर्रर करने के बाद दोनों पार्टीज को ये हक नहीं है कि ये एसेट कहीं और ले जाए। ना मॉर्गेजी को राइट है ना मॉर्गेजर को राइट है। ठीक है, उसी के पास ही रहेगा, चेंज नहीं कर सकते उसके पास, उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसको आप कहीं और लेके नहीं जा सकते। फिर ये कह रहा है कि द मॉर्गेजी हैज अ राइट टू स्टिपुलेट अ कंडीशन दैट द मॉर्गेजर शुड अपॉइंट हिम ऑन हिज रिप्रेजेंटेटिव एज एन एजेंट हु कैन सेल द मॉर्गेज एसेट एंड रीपे द डेट आउट ऑफ। देखिए यहाँ पहले भी कई स्टेप, ये
एजेंट मैं तुम्हारे बिहाफ पर इसको इस एसेट को बेच दूं और अपने डेट को मैं रीपे कर लूं। अब जो डेट है वो इसकी वैल्यू से रीपे कर लूं इन केस ऑफ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट की सूरत में। लेकिन उमूमन क्या होता है कि आप कोई चीज लेते हैं अपने तहवील में, तो आपको फिर उस लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए, लीगल प्रोसेस से बचने के लिए आप ये हक अपने पास ले लेते हैं कि बतौर एजेंट आपके पास ये हक है कि आप चाहें तो उसके डिफॉल्ट की सूरत में आप वकील बन जाएं और वो बेच दे, आप उसको बेच दें। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने एजेंसी के स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि एजेंसी यानी वकालत, वकालत मुअल्लक भी हो सकती है, कंडीशनल अपॉन अ फ्यूचर इवेंट हो सकता है। तो उसमें हमने ये मिसाल दी थी, याद है आपको, जिसमें फ्यूचर इवेंट से मुराद यही था कि अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो आप एजेंट होंगे। तो जी ये राइट आप अपने पास रख लेते हैं। जी, ये याद आ रहा है ना आपको? जी याद आ रहा है, जिसमें वो यही था कि डिफॉल्ट करेगा तो फिर एज ए एजेंट जो है इस प्रॉपर्टी को सेल करना या उसकी पोजीशन जो है ये एजेंट ले लेगा, इन केस के अगर वो डिफॉल्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही वही चीज है, सेम चीज यहाँ पर आ गई। फिर ये कहता है द डेथ ऑफ द मॉर्गेजर और द मॉर्गेजी हैज नो इफेक्ट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द मॉर्गेज सब्स्टिट्यूट द डेड पार्टी। तो ये कह रहा है कि मॉर्गेजर या मॉर्गेजी की मौत की सूरत में, राहिन और मुर्तहिन की मौत की सूरत में इस मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसी तरह से जारी रहता है। लेकिन उस सूरत में जो वारिसीन है, वो रसा है, वो उस मरहूम का सब्स्टिट्यूट बन जाते हैं या उसकी ही जगह ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका डेट अभी भी खड़ा है मरहूम का। तो मरहूम का जब डेट खड़ा है तो फिर ये रहन भी उसके पास खड़ा है। तो ये जो वरसा है वो इसका खुद ब खुद सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। The mortgage contract is no longer valid when the mortgage asset perishes unless a compensation for it is obtained through uh, तकाफुल या इंश्योरेंस। वो कह रहा है कि मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहता जब वो जो जिस एसेट को आपने रहन रखा है, यदि यानी माल मरहून जिसको कहते हैं, जिस एसेट को आपने रहन में रखा है, वो एसेट अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, पेरिश हो जाए, जाया हो जाए, तो उस सूरत में मॉर्गेज का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, रहन का ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये मजीद वैलिड नहीं रहता, इल्ला ये कि आपने उसके लिए कोई इस तरह का कंपनसेशन ले रखा हो, जैसे कि इंश्योरेंस है। अगर आपने उसका इंश्योरेंस ले रखा है और माल जाया हो जाए, उस इंश्योरेंस की रकम मिल गई, तो ये इंश्योरेंस की रकम उस एसेट का खुद ब खुद सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, फिर आप उस रकम को अपने पास रख लेंगे और उस रकम से आप अपना डेट को सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से सिंपल सी बात है, होपफुली समझ में आ रही होगी। नहीं, सिंपल है बिल्कुल। वो यही कह रहा है कि अगर रैन में कोई ऐसा परishable आइटम है जो डिस्ट्रॉय हो सकता है तो उसी की बात कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कह रहा है कि जब भी जाया हो जाए माले मरहून, जिस एसेट को बतौर रहन रखा गया वो जाया हो जाए, तो ये रहन खुद ब खुद खत्म हो जाता है मगर ये कि आपने कोई इसका कोई कवरेज लिया हो, इंश्योरेंस वगैरह ली हो। फिर कहते हैं कि द मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी सीज टू बी वैलिड फॉर अदर रीजन सच एज टर्मिनेट। वो ये बता रहे हैं किन किन जगहों पर मॉर्गेज खत्म होता है, सीज होता है, उसकी बात कर रहा है। कह रहा है कि मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट उन सूरतों में भी सीज हो जाता है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए मॉर्गेजी की तरफ से। आपने कहा, आपने बात की थी कि मॉर्गेजर टर्मिनेट नहीं कर सकता, मॉर्गेजी टर्मिनेट कर सकता है। तो मॉर्गेजी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट अगर टर्मिनेट हो गया तो खुद ब खुद मॉर्गेज खत्म हो जाएगा, वो रहन खत्म हो जाएगा। या ये कि आपका जो डेट था, जिस डेट के लिए आपने ये रखा था, वो डेट सेटल हो जाए। ठीक है, या ये कि जो दाइन है या जो क्रेडिटर है, वो डेटर को माफ कर दे, तो भाई तुम्हें तुम्हारा जो डेट है वो मैं माफ करता हूँ। तो उस सूरत में भी कोई एसेट अगर बतौर रहन रखा हो तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। या ये कि मॉर्गेज राइट को वो रिलिंक्विश कर ले, उससे दस्तबरदार हो जाए, मॉर्गेज राइट से मॉर्गेजी दस्तबरदार हो जाए। ठीक है, माले मरहून से मुर्तहिन दस्तबरदार हो जाए कि ये एसेट मैं मजीद मुझे नहीं चाहिए, ये ठीक है, ये तुम रख लो, तुम डेट बाद में अदा कर देना खुद ही।
वॉलंटैरिली उसको बरी जिम्मा कर दे, दस्तबरदार हो जाए। Furthermore, the validity of the mortgage contract can also expire as a result of transfer of the ownership of the mortgage asset through sale on premise। वो कह रहा है कि ये इसी तरह से मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी उस वक्त भी खत्म होती है, उस वक्त भी एक्सपायर होती है जब इसकी ऑनरशिप तब्दील हो जाए। जो मॉर्गेज एसेट है उसकी ऑनरशिप तब्दील हो जाए। ठीक है, किस जाए या वसीयत की जाए। वसीयत के बाद मतलब उसके बाद मर गया और वो जो है वो खुद ब खुद दूसरे को ट्रांसफर हो गया। लेकिन इन तमाम सूरतों में एक बात याद रखिएगा, मॉर्गेजी की परमिशन जरूरी है, मुर्तहिन की इजाजत दरकार होगी। अगर मॉर्गेजर उस एसेट को बेचना चाहे तो मॉर्गेजी की इजाजत दरकार होगी, मॉर्गेजी की इजाजत से ही वो सेल कर सकता है। लेकिन एक दफा वो सेल कर देगा तो फिर ये मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अब उसकी ओनरशिप में नहीं रहा, मॉर्गेजर की ओनरशिप में नहीं रहा, ये किसी और की हो गई। ठीक है, तो फिर ये मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद यहाँ पर एक्सपायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। या अगर गिफ्ट करता है तो गिफ्ट की सूरत में मॉर्गेजी से पूछना है, मॉर्गेजी इजाजत देगा तो आप गिफ्ट करेंगे। वसीयत भी आप तभी कर सकते हैं जब मॉर्गेजी से आपने इजाजत ली हो। ठीक है, अनलेस द न्यू ओनर एक्सेप्ट्स टू कीप द मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट, इल्ला ये कि जो नया मालिक है वो कबूल कर ले कि ठीक है ये मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर जारी रह सकता है, मैं अब इसका मालिक बन गया हूं, लेकिन मैं इस बात की इजाजत देता हूं कि ये एसेट बतौर रहन बरकरार रहेगा। ठीक है, ये उसकी तरफ से एक एहसान का मामला भी हो सकता है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये सब क्लियर है, सब क्लियर है। चलिए ठीक है। फिर आगे ये कहते हैं कि द मॉर्गेजी हैज द राइट टू कीप द होल मॉर्गेज एसेट फॉर एनी पार्ट ऑफ द डेट अनलेस ही एक्सेप्ट्स पार्शियल रिलीजिंग ऑफ द मॉर्गेज। देखिए, जो मॉर्गेजी है वो उसके पास ये राइट हासिल है कि वो पूरे एसेट को अपने किसी डेट के एक हिस्से को सिक्योर करने के लिए रखे। यानी पूरा एसेट है, पूरी गाड़ी है, पूरी गाड़ी रखी है उसने बतौर रहन अपने पास, लेकिन जो डेट की वैल्यू है वो कम है, जो असल उधार है वो कम है। तो कह रहा है कि वो अपने डेट के एक हिस्से को करने के लिए, सिक्योर करने के लिए वो पूरा एसेट ले लेता है अनलेस ही एक्सेप्ट्स पार्शियल रिलीजिंग ऑफ द मॉर्गेज। मगर ये कि वो चाहे तो उस मॉर्गेज एसेट को पार्शियली रिलीज करता है। अब गाड़ी तो खैर पार्शियली रिलीज नहीं होगी। फर्ज करें कि उसने आटे की बोरियां हैं जो कि रहन के तौर पर मौजूद है, तो ये पूरा गोदाम अपने एक डेट के एक हिस्से को सिक्योर करने के लिए भी ये गोदाम रख सकता है। हाँ, मगर ये कि वो अ, अपने डेट के बराबर एसेट रखे, बाकी जो है वो पार्शली रिलीज कर दे, ये उसके पास राइट है। On repayment of the debt, the mortgagee has no right to keep the mortgage asset as a collateral for a new debt for which the asset is not mortgaged। कि जब रीपेमेंट की बात आए डेट की, जब डेट की रीपेमेंट की बात आए, डेट अब पे करना है, तो उस मॉर्गेजी के पास ये हक हासिल नहीं है कि उन मॉर्गेज एसेट्स को बतौर कोलेट्रल जारी रखे नए डेट्स के लिए, नए डेट्स के लिए जारी रखे जिनके लिए आपने इस एसेट को मॉर्गेज नहीं किया हुआ। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मेरे ख्याल से ये मंतकी बात है कि आपने अगर कोई एसेट लिया है बतौर मॉर्गेज सिक्योरिटी के तौर पे, और वो डेट खत्म हो जाता है, आपने उस डेट की इवज रखा हुआ था, उसने वो डेट पे कर दिया, खत्म हो गया, लेकिन साथ में एक नया डेट खड़ा हो गया। आप उसको, वो जो बंदा है उसको आप माल उधार पे बेचते हैं बेसिकली। तो आपने पहले जो माल उधार पे बेचा था उसके लिए आपने एसेट ले लिया, अब एक नया माल आपने उसको उधार पे बेच दिया, लेकिन आपने उस नए उधार में इस एसेट को बतौर सिक्योरिटी नहीं रखा है। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि भाई अब मैं इसी को जारी रखूं क्योंकि आप दोबारा से मेरे डेटर बन गए। तो आप ये इस तरह से इस एसेट को कंटिन्यू नहीं कर सकते, एक्सेप्ट एक्सेप्ट when the two parties agree to keep the mortgage asset as a collateral for any debt between them with a specific reason। मगर ये कि दोनों पार्टी से इस बात पे इत्तेफाक कर लें कि ये जो मॉर्गेज एसेट था ये नए डेट के लिए भी होगा। अगर वो ऐसा एग्री करें तो ठीक है, फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर ये बात कर रहा है
रूलिंग्स रिलेटिंग टू द मॉर्गेज, जो माले मरहून है, जो माल आपने रहन में रखवाया हुआ है, उसके क्या अहकामात है, उसके शरई अहकामात की ये बात कर रहे हैं। द मॉर्गेज एसेट शुड बी अ शरिया परमिसिबल प्रॉपर्टी। जो चीज आप रहन में रखवा रहे हैं उसका शरिया कंप्लाइंट होना जरूरी है। ठीक है। मसलन अगर आप डेट रखवाते हैं, मसलन आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स रखे हुए हैं, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो कि शरिया नॉन कंप्लाइंट होते हैं, उसको आप बतौर रहन आप कहीं पर रखवा नहीं सकते क्योंकि वो शरिया नॉन कंप्लाइंट होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप शराब की बोतलें कहीं पर बतौर रहन रखवाएं तो ये भी जायज नहीं। फिर आगे कहते हैं इट शुड ऑल्सो बी वेल स्पेसिफाइड, और इसको मुतय्यन भी किया जाए। ये जो जो माले मरहून है, जिस चीज को आप रहन में दे रहे हैं, बतौर सिक्योरिटी दे रहे हैं, वो स्पेसिफाइड होने चाहिए थ्रू पॉइंटिंग, नेमिंग और डिस्क्रिप्शन। या तो आप इशारा करके उसको मुतय्यन करेंगे, भाई ये चीज मैं आपको रहन बतौर रहन दे रहा हूँ। या फिर आप उसका नाम ले लें कि भाई ये चीज जो मेरे पास, फला चीज जो मेरे पास पड़ी हुई है। या फिर आप उसकी डिस्क्रिप्शन, औसाफ बयान करें कि इस औसाफ की जो चीजें हैं, मैं तुम्हें जो प्रोवाइड करूंगा, या मेरे पास जो मौजूद है, या मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, इस डिस्क्रिप्शन की चीजें हैं, ये औसाफ हैं, ये सिफात हैं। तो उन सिफात को मुतय्यन करने से भी वो काफी है, वो मुतय्यन हो जाएगा, स्पेसिफाई हो जाएगा। इन प्रिंसिपल द मॉर्गेज ऑब्जेक्ट शुड बी अ टेंजिबल एसेट। देखिए, उसूली तौर पर जो मॉर्गेज ऑब्जेक्ट है, माले मरहून है, जो जो चीज रहन पर दी जा रही है, वो कोई टेंजिबल एसेट होना चाहिए, कोई हकीकी असासा होना चाहिए, टेंजिबल एसेट होना चाहिए। ठीक है। लेकिन येट इट कैन बी अ डेट, ये डेट भी हो सकता है। डेट कोई हकीकी असासा नहीं होता। लेकिन डेट जो है वो असासा है, बट हकीकी टेंजिबल एसेट नहीं है, लेकिन वो कह रहे डेट हो सकता है। अ कैश अमाउंट, तो कैश अमाउंट भी हो सकती है। अ फंजिबल एसेट, फंजिबल एसेट हमने पढ़ा था, याद है क्या होता है फंजिबल एसेट? नहीं सर, मैं तो भूल गया। क्या होता है, कोई बताएगा? सर अब याद नहीं आ रहे, बताया तो आपने। सर ऐसी कमोडिटीज जो जिनमें सिग्निफिकेंस डिफरेंस ना हो, और हम्म। अ, जिनकी शेप या सर जिनके आप। मिसलियात जिस तरह का। सही है, ठीक है, बिल्कुल सही। रजा ने मिसलियात का बिल्कुल ठीक है। इसका जो राइट वर्ड है वो मिसलियात है, और जो नबील बता रहे थे वो भी ठीक है। नूर की आवाज कहीं चली गई, वो कुछ समझ नहीं आया कि क्या कह रही थी। बट ये फंजिबल एसेट से मुराद ये मिसलियात है, वो एसेट्स है जिनकी अज्जा, अगर इसको आप जुज कर लें, तो हर जुज दूसरे की मिसल होता है, या उसकी जो सिमिलर चीज है वो मार्केट में मौजूद होती है, उस जैसी चीज। ठीक है। उसको कहते हैं फंजिबल एसेट, मिसलियात। और अ कंज्यूमेबल कमोडिटी, या वो ऐसी कमोडिटी हो सकती है जो कंज्यूमेबल हो, जिसको इस्तेमाल करने से वो चीज कंज्यूम हो जाए, खत्म हो जाए। तो कंज्यूमेबल कमोडिटी का भी हो सकता है। फिर ये कह रहे हैं कि पेरिशेबल ऑब्जेक्ट्स कैन बी मॉर्गेज्ड एज दे कैन बी सोल्ड एंड रिप्लेस्ड बाय देयर। कोई ऐसी चीज जो कि जल्द खराब हो जाती हो, यानी आप फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट्स जो कि पेरिशेबल आइटम्स होता है, कि जो एक सर्टन मुद्दत के बाद सड़ने लग जाते हैं, पैरिश हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह के एसेट्स को भी आप बतौर रहन रख सकते हैं, क्योंकि इनको बेचा तो जा सकता है ना, इनको बेचकर उसकी वैल्यू हासिल की जा सकती है। तो अगर वो सड़ने लगे तो आप उसको बेच दें, और उसके उनके पैसों को अपने पास बतौर मॉर्गेज रख लें। Moreover, a mortgage object can be a share of common property which can be identified and sold separately. तो ये जो मॉर्गेज ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जो कि दो अफराद में जॉइंटली ऑन की जा रही है, दो या दो से ज्यादा अफराद में कॉमन प्रॉपर्टी है, जिसके दो या दो से ज्यादा मालिक हैं। तो कह रहे हैं कि वो उस प्रॉपर्टी में भी हो सकता है, मसलन दो भाइयों का एक घर है, जो 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 दोनों की जॉइंट ओनरशिप में। तो एक भाई अगर कहीं से फाइनेंस ले सकता है, तो वो अपने हिस्से को बतौर सिक्योरिटी रखवा सकता है, उसके कागजात या वट जो भी वो अपने पास वो रखवा सकता है, जिस बंदे से अगर वो लोन ले रहा है।
फिर ये कहते हैं द सेम एसेट कैन बी मॉर्गेज टू मोर देन वन मॉर्गेजी। ये बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस है, बैंकों में बड़ा नॉर्मली होता है। आपने देखा होगा कि एक ही एसेट है और उस पर कई बैंकों के उस पर चार्ज क्रिएट हो चुके होते हैं, कई बैंकों का उसका उसके ऊपर राइट होता है। इफ ऑल mortgages आर ऑफ द सेम rank, the consent of all the parties has to be sought, and the mortgage right in the asset is to be shared among them in proportion to their respective debt। अगर ये एक से ज्यादा लोगों के दरमियान मॉर्गेज किया गया है और वो जो मॉर्गेजेस हैं वो उनकी रैंकिंग एक जैसी है। आपको ये पता होगा कि ये जो इसकी बाकायदा रैंकिंग होती है सिक्योरिटीज की, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, और फिर ये भी होता है पारी पासो भी होता है जो कि सबकी बराबर इक्वली होती है। तो वो कह रहे हैं कि अगर इन सब मॉर्गेजेस की जो मॉर्गेजेस हैं उनकी रैंकिंग सेम है, तो जब आप इस एसेट को बेचेंगे तो उन सब का सिमिलर राइट होगा और वो उनके दरमियान प्रोपोर्शनेटली तकसीम किया जाएगा। काइंडली दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा इस लिंक को।